प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालीआं वीडियो दा नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारती संघवाद दा स्वरूप भाग 2। इसका पहला भाग पहला ही असीं पढ़ चुके हाँ, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर दी है। ते अज असीं इसका ये दूसरा भाग पढ़ांगे। असीं इस तो पहले भाग दे विच संघवाद बारे, संघवाद का अर्थ परिभाषा, शब्दी अर्थ अते उसदियां किस्मां बारे अते नाल ही भारतीय संविधान दियां संघात्मक विशेषतावां बारे पढ़िया। इस चैप्टर दे विच असीं भारत के संविधान दियां एकात्मक विशेषतावां बारे पढ़ांगे। बहुत सारे विद्वान भारत नूं पूर्ण संघात्मक राज स्वीकार नहीं करते, सगों उन्होंने भारत नूं केंद्रित संघवाद का दर्जा दिता है। श्री के मुंशी के अनुसार भारत संघात्मक नहीं सगों एक संघ है। प्रोफैसर के वीर कहते भारत का संविधान एक अर्ध संघात्मक प्रणाली की व्यवस्था करता है। नंबर 1, संविधान में संघात्मक शब्द की अणहोंद। असीं पिछले चैप्टर दे विच भी वार-वार पढ़ी है ये गल कि भारत के संविधान में किते भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, सगों संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संघात्मक नहीं, किहड़ा शब्द वरत्या गया है? संघ शब्द वरत्या गया है, जिहड़ा एकात्मक दे वधेरे नेड़े है। संविधान की धारा 1 अनुसार इंडिया जो कि भारत है राज्यां दा संघ होवेगा। विषयां की वंड केंद्र के हक विच, जिहड़ी केंद्र अते राज्यां विच विषयां की वंड है, जिहदे अनुसार केंद्र दीयां शक्तियां केंद्र के हक विच, राज्यां दीयां शक्तियां राज की सूची विच अते जिहड़ियां बचियां जिहड़ियां बाकी शक्तियां जिहड़ियां सांझियां हुंदियां ने साझी सूची विच, और बचियां शक्तियां जिहड़ियां समझौते अनुसार किसी राज नूं जां केंद्र नूं दे दित्तियां जांदियां ने। तां उहदे विच अगर भारत के कंटैक्सट च गल करिए तां भारत के संविधान अनुसार विषयां की वंड इस तरह की गई है कि राज्यां दे मुकाबले विच केंद्र नूं वधेरे शक्तियां दित्तियां गईयां हन। संघी सूची में शामिल 98 विषयों और समवर्ती सूची में शामिल 52 विषयों उत्ते केंद्र की सर्वोच्चता है। उस तो उपरंत बकाया विषय भी संविधान अनुसार केंद्र को दिते गए हैं। इस करके केंद्र का शक्तिशाली होना सुभाविक ही है। याद रहे संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया आदि संघात्मक राज्यों में बकाया शक्तियां राज्यों को दित्तियां गईयां ते भारत च क्यों दित्तियां गईयां बकाया शक्तियां? केंद्र नूं। और वैसे भी तिन्ना सूचियों के मुकाबले सब तो ज़्यादा विषय मतलब 98 विषय कल्ले केंद्र को है, राज्यों को सिर्फ 66 है। उस तो बाद बाकी 47 विषय सांझी सूची च उहदे भी केंद्र सरकार की प्रमुखता रहिंदी है राज सरकारों के मुकाबले दे विच, ते बचियां शक्तियां फिर केंद्र नूं दित्तियां गईयां। अर्थात विषयां की वंड के कंटैक्सट तो पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो जिहड़े केंद्र ने वो ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियां प्रदान कीतियां गईयां ने। इस तो बाद आ गया सधारण स्थितियों में केंद्र की राज सूची में दखलअंदाजी। सधारण स्थितियों में भी राज्यों का राज सूची ते अंतिम अधिकार नहीं है, क्योंकि संघी सरकार इन्हां विषयों संबंधी भी कानून बना सकती है। संघी संसद विदेशों नाल कीतियां संधियां जां समझौतियां नूं लागू करन लई राज सूची में शामिल किसी भी विषय ते कानून बना सकती है। राज सभा बहुसंमति नाल मता पास करके राज सूची में शामिल किसी भी विषय को कौमी महत्ता वाला करार दे सकती है अते उस उपर 1 साल लई संघी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज सूची में शामिल कुछ अजिहे भी विषय हैं जिन्हां संबंधी कानून बनाने तो पहला राष्ट्रपति की प्रवानगी लै जाने की जरूरत है अते कुछ उत्ते राज विधान मंडल द्वारा पास किए जाने पिछों राष्ट्रपति की प्रवानगी लैनी बहुत जरूरी है। राज्यां दे वक्रे संविधानां की अणहोंद। आम तौर पर अमरीका, स्विट्जरलैंड जिथे संघात्मक व्यवस्था है आदि संघात्मक राज्यों में दोहरे संविधान हैं। मतलब केंद्र सरकार पूरे राज का अपना संविधान है और जिहड़ियां उन्हां दी प्रांतक इकाइयां ने उन्हां दे अपने अपने संविधान हैं। इस दे उल्ट भारत च की है, केंद्र के राज्यों लई इकहरे संविधान की व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसार संघ अते राज्यों का एक ही संविधान है जिस तो कोई बाहर नहीं निकल सकता अते इस दे अनुसार ही उन्होंने अपना काम करना पैंदा है। इकहरी नागरिकता। आम तौर पर संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया जाता है। अर्थात
फिर वही पूरे स्टेट की केंद्र सरकार अधीन एक नागरिकता है, उस तो बाद उन्होंने राज की अपनी नागरिकता है। पर वो उल्ट भारत अकैरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है। भारत में रहने वाले हर नागरिक लई नागरिकता दीयां समान शर्तां ते समान अधिकार हैं। अकैरी संगठित न्यायपालिका आम तौर पर संघात्मक राज्यों में दोहरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था होंदी है। संघी अदालतां संघी कानून की व्याख्या करदियां हन ਅਤੇ राज्यों ਦੀਆਂ अदालतां राज्यों के कानून की व्याख्या करदियां हन। परंतु भारत ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ है ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ अदालतां हर प्रकार के कानून की व्याख्या करदियां हन। इस तो इलावा सारिया अदालतां सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करदियां हन ਅਤੇ सारे देश में एक ही तरह के दीवानी ਅਤੇ फौजदारी कानून प्रचलित हैं। 7 नंबर पर आ गया जी, संकट काल में संघी ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड आदि संघात्मक राज्यों में केंद्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि वह राज्यों की स्वतंत्रता खत्म कर सके, परंतु भारत में संघी सरकार राष्ट्रीय संविधानक और वित्तीय संकट काल की घोषणा करके राज्यों की स्वतंत्रता खत्म कर सकती है। राष्ट्रीय संकट काल के दौरान तो भारत का संघात्मक ढांचा एकात्मक में ही बदल जाता है। संघी सरकार राज नूं कार्यसाधकी और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है और राज सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून पास कर सकती है। संविधानक संकट काल की घोषणा नाल राज सरकार भंग करती जाती है और राज का समुचा प्रबंध संघी सरकार के हथ में चला जाता है। इस सब के नतीजे वजों राज्यों की स्वतंत्रता केंद्र के रहम ते रह जाती है। राजपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि हरेक राज के उत्ते जिवें भारत दे विच राष्ट्रपति राज का मुखी होंदा है, इसी तरह प्रांतक इकाइयां के जो मुखी होंगे वो राजपाल होंगे। तो राजपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। इसलिए राज्यों में राजपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भाव संघी सरकार द्वारा की जाती है और संघी सरकार उसनूं जदों चाहे अहुदे तो उतार सकती है, एक राज तो दूजे राज बदल सकती है। इसलिए वो राज में केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं और राज्यों में केंद्रीय सरकार के हितों की राखी करते हैं और सदा ही केंद्र स्थित राजनीतिक मालकों को खुश करने का यतन करते रहते हैं। संघी सरकार राजपालों कोलों अपनी इच्छा अनुसार राज की संविधानक मशीनरी के असफल होने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करके संकट काल की घोषणा कर सकती है और राज का समुचा प्रबंध अपने हाथ में लै सकती है। इस तो बाद आ गया जी, संघी संसद को नवे राज्यों का निर्माण करन, पुराने राज्यों दी हद्दां बदलन और उन्होंने पुनर्गठन करने का अधिकार भी संघी संसद के कोल है। संविधान की धारा 2 अधीन संसद कानून अनुसार नवे राज्यों को संघ में शामिल या स्थापित कर सकती है। संविधान की धारा 3 अधीन संसद कानून द्वारा कोई भी नवा राज बाकी राज्यों में खेतर कढ़ के बना सकती है ਜਾਂ किसी 2 राज्यों को इकट्ठा करके एक राज बना सकती है। किसी भी राज के खेतर को वधा सकती है, किसी भी राज के खेतर को घटा सकती है, किसी राज दी हद्दां वधा सकती है, किसी राज का नाम बदल सकती है। इस तरह संविधान की धारा 2 और 3 अनुसार राज्यों की भूगोलिक अखंडता केंद्र की इच्छा से छड़ दी गई है। अगस्त 2019 ਨੂੰ संघी संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 संघी खेतों में वंड दिता गया सी और जम्मू कश्मीर का राज का दर्जा खत्म कर दिता गया सी। जी ये उदाहरण दी है इसलिए दी है कि जे तुहानूं ये पता लग जाए कि जी संघ सरकार है साडी वो राज सरकार नूं खत्म कर सकती है, राज सरकार का जिहड़ा नवा राज बना सकती है, 2 राज्यों को मिला सकती है, किसी राज का हिस्सा एक दूजे को दे सकती है। तो जी लेटेस्ट जी उदाहरण है अगस्त 2019 की है कि जिहड़ा जम्मू एंड कश्मीर सी वो एक जी प्रांतक इकाई सी और वह जिहड़ा दर्जा सी जिहड़ा राज का खो के खत्म करता गया और जिहड़ा है 2 जिहड़ियां हैगियां यूटी बनाती गई हैं तो केंद्र शासित प्रदेश बनाते गए हैं। ये एकात्मक व्यवस्था वाल इशारा करते हैं। इस तो बाद आ गया जी संविधान की सोध प्रक्रिया में केंद्र की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में शामिल सोध प्रक्रिया अधीन संविधान दीयां वधेरे धरावां संघी संसद द्वारा इकल्लियां ही सोधियां जा सकदियां हन। अजिहियां बहुत थोड़ियां धरावां हन जिन्हां उत्ते राज विधान मंडलों की प्रवानगी की जरूरत होंदी है। इस तो उपरंत स्विट्जरलैंड और अमरीका आदि संघात्मक राज्यों की तरह भारत में राज विधान मंडल को संविधानक सोध का प्रस्ताव पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तो बाद अखिल भारतीय सेवावां, सर्व भारतीय सेवावां जिवें कि IAS,
ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ, IPS, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, परंतु 1 जनवरी 2015 तो योजना आयोग ਨੂੰ खत्म करके इस दी जगह ते नीति आयोग का गठन करता गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन सभापति होंगे हैं। ये आयोग प्रधानमंत्री की देख रेख हेठ काम करता है। नीति आयोग सरकार लिए विचार मंच के रूप में काम करता है और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के संबंध में सरकार को सलाह मशवरा दिंदा है। भावें कि राज्यों के मुख्य मंत्री नीति आयोग की सलाहकारी परिषद के मैंबर हैं, परंतु आयोग उन्होंने द्वारा दी गई सलाह को मनने लई पाबंद नहीं है। राज्यों की केंद्र उत्ते वित्ती निर्भरता। राज्यों के आमदन के सोमे सीमित होने कारण राज्यों को अपनी लोड़ों की पूर्ति लई केंद्र उत्ते निर्भर करना पैंदा है, क्योंकि जिन्ने भी लोक कल्याण के काम है वो कौन करता है? राज। वो राज सरकारों द्वारा किए जाते हैं, जबकि राज्यों के आर्थिक सोमे सीमित है, आर्थिक शक्ति है केंद्र के हाथ च, और कल्याणकारी काम ज़्यादा तो ज़्यादा है राज्यों के हाथ में। इसलिए राज्यों को उन्होंने कामों नेपरे चाढ़ने लिए केंद्र वाल देखना पैंदा है। ज्यों-ज्यों राज्यों की केंद्र उत्ते वित्ती निर्भरता बढ़ेगी त्यों-त्यों उन्होंने सुतंत्रता जिहड़ी आ वो घट होंदी जाएगी। वित्ती आयोग दीयां नियुक्तियां। संविधान की धारा 280 अधीन राष्ट्रपति केंद्र के राज्यों विचकार वित्ती सौमियां की वंड लई सुझाव देण लई वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकता है। अज तक राष्ट्रपति द्वारा 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। वित्त आयोग के मैंबर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सरकार की सिफारिश से नियुक्त किए जाते हैं और सरकार द्वारा ही वित्त आयोग को केंद्र और राज्यों विचकार वित्तीय सौमियां की वंड संबंधी निर्देश दिए जाते हैं। 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय टैक्सां विचों 42% हिस्सा राज्यों को दिए जाने की सिफारिश की गई है, जिसनों केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सुभाविक ही है कि केंद्र द्वारा नियुक्त वित्त आयोग केंद्र के हितों का ही ख्याल रखेगा। संघी संसद राज विधान परिषदां नूं खत्म अते मुड़ कायम कर सकती है। संविधान की धारा 169 अधीन राज्यों में विधान मंडल के उपरले सदन विधान परिषद नूं खत्म अते मुड़ कायम करने की व्यवस्था है। और तुहानूं यह थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि विधान सभा का सुनिया सी, विधान परिषद की है। कई राज्यों के भारत के सारे नहीं, कुछ राज्यों के 2 सदन है, जिवें साडे संघी सरकार के 2 सदन है, लोक सभा ते राज्य सभा, उस तर्ज के उत्ते। पर ज़्यादा राज्यों के जिहड़ा हैगा सिर्फ विधान मंडल ही है। पंजाब के सिर्फ विधान मंडल ही है, विधान परिषद नाम की संस्था नहीं है, इसलिए तुहानूं इहदे बारे जानकारी शायद नहीं होगी। पर कुछ राज्यों के विधान मंडल के नाल नाल विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। तो ये आप पढ़ रहे हैं कि जी संघी संसद है वह जी विधान परिषद को खत्म भी कर सकती है तो मुड़ कायम भी कर सकती है। किसी राज के खत्म करन या मुड़ कायम करने लई संबंधित राज की विधान सभा कुल मैंबरों के स्पष्ट बहुमत और हाजिर ते वोट देने वाले मैंबरों 2/3 बहुमत नाल मता पास करके संघी संसद को सिफारिश करे तो संघी संसद उस राज की विधान परिषद को खत्म और मुड़ कायम कर सकती है। केंद्र और राज्यों में हथियारबंद दस्ते भेजन का अधिकार। संविधान में 42वीं सौध द्वारा धारा 257A शामिल करके व्यवस्था की गई कि केंद्र राज्यों में हथियारबंद दस्ते भेज सकता है और यह फोर्स केंद्र के निर्देश अधीन काम करेगी। इस व्यवस्था नाल केंद्र की स्थिति होर भी मजबूत हो गई सी, परंतु नाल ही फिर 42वीं सौध हुई सी, नाल ही 44वीं सौध हुई 2 साल बाद, और इस सौध द्वारा इस व्यवस्था को खत्म कर दिता गया। वस्तु और सेवा कर कानून और इसके प्रभाव जिन्होंने असीं GST कह दिंदे आ, GST ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, इस कानून का की प्रभाव है एकात्मकता के पक्ष दे विच। सितंबर 2016 में पास की गई संविधान की 101 सौध अधीन 1 जुलाई 2017 को
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰੋਲ ਸੰਘਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ ਪਰ ਪਲੜਾ ਕਿਹਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ। ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੁਰਤਗੇਜੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, 1962 'ਚ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ, 1965 ਤੇ 71 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਲੰਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਐਪਲਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। 1870 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1870 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੇਓ ਨੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਲੜਾ ਕਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ YouTube ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਨ ਦੀ ਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।